नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। 4 बज चुके हैं और 4 के चौका की शुरुआत बड़ी 4 खबरों के साथ करने वाले हैं, जिसमें एक एक खबर का विश्लेषण आप तक साझा करेंगे। सबसे पहले बात होगी, हुई मुलाकात, क्या बनी बात। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का पहला बयान भी सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने कहा है अपने बयान में कि आजम खान पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान समाजवादी पार्टी की बुनियाद हैं और सबसे पुराने नेता हैं। दूसरी बड़ी खबर, जहां बिहार का रण, सीटों पर दंगल। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई हैं, लेकिन पहले चरण के पहले फेज के मतदान में सिर्फ 29 दिन बचे हैं और अब तक सीटों का फॉर्मूला भी तय नहीं हो सका है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में छोटे दल अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, जिससे बड़े दलों की रणनीति उलझती हुई नजर आ रही है। तीसरी खबर में बात होगी, सुसाइड नोट बोलेगा, राज खोलेगा। दरअसल हरियाणा में एक आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां अधिकारी ने 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें कई अधिकारियों के नाम और 2020 से 2025 तक के भ्रष्टाचार और भेदभाव के गंभीर आरोप भी लगाए गए। सुसाइड नोट में मानसिक दबाव और भेदभाव का भी जिक्र है। तो चौथी बड़ी खबर में बात करेंगे, मौत के सिरप ने ली 19 जानें। दरअसल राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की रहस्यमयी मौतों के मामले के मामलों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर एक कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है, अपना लिया है। खासतौर पर 2 साल से लेकर छोटे बच्चों को किसी प्रकार का कफ सिरप देने पर फिलहाल के लिए बैन है, फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर से सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना विशेषज्ञ की सलाह के ऐसे बच्चों को सिरप ना दी जाए, यानी पहले एक्सपर्ट एडवाइस और उसके बाद सिरप का इंटेक किया जाए। ये सख्त कदम हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ नामक एक कफ सिरप के सेवन के बाद हुई बच्चों की मौतों को देखते हुए उठाया गया है। तो सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हुए आपको बताएं, जहां आजम खान से सपा सांसद अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए पहुंचे। रामपुर में आजम खान के आवास पर, आजम खान के घर पर ही अखिलेश यादव पहुंचे मुलाकात करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। दरअसल आजम खान के घर पर पहुंचे थे अखिलेश यादव, आजम खान के आवास पर दोनों के बीच में मुलाकात हुई। इससे पहले आजम खान ने शर्त रखी कि वो केवल और केवल अखिलेश यादव से ही मुलाकात करेंगे। उसके बाद अखिलेश यादव का पहला बयान भी सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि बड़े पुराने नेता है और समाजवादी पार्टी की बुनियाद है आजम खान। तो आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात जो है वो हुई है। अखिलेश यादव आजम खान के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और यहां पर काफी देर तक दोनों के बीच में मुलाकात हुई है। हालांकि इससे पहले ये समझा जा रहा था कि अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में जो कड़वाहट है वो कैसे दूर हो पाएगी, क्या गिले शिकवे मिटा पाएंगे, लेकिन अब ये मुलाकात कई मायनों में अहम हो जाती है। मैं जेल मिलने नहीं पहुंच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूं। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और। रामपुर से इसी पर अधिक जानकारी के साथ वासी खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वासी, आपका रुख करते हुए सीधा रामपुर में मुलाकात हुई है दोनों नेताओं के बीच में। लगभग 2 साल बाद ये मुलाकात है, लेकिन क्या अटकलें अब इस मुलाकात के बाद से लगाई जा रही हैं? इससे पहले तो कहा जा रहा था कि गिले शिकवे दूर होंगे, क्या ये बड़ा प्रश्न चिन्ह था? जी देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, जिस तरीके से अखिलेश यादव आज 2 साल बाद रामपुर पहुंचे हैं और आजम खान से जो उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने जो मीडिया में एक आने के बाद बाहर बयान जारी किया है, आजम खान को जो पुराना नेता बताया है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने आजम खान के ऊपर आरोप, जो झूठे मुकदमे लगे हुए हैं, जिन्हें उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि आजम खान परिवार एक ऐसा परिवार है जो जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी आ सकता है। उन्होंने कहा इतने झूठे मुकदमे लगाए गए हैं।
उनसे कई सारे सवाल करे तो उन्होंने कई सारे सवालों को जवाब भी दिया और उन्होंने बरेली में जाने के सवाल को भी लाकार दिया। और मुहिबुल्लाह नदवी जो रामपुर के सांसद हैं जिन्हें उन्होंने बरेली में छोड़ दिया था, उसके सवाल पर भी उन्होंने कहा अभी मैं आजम साहब से मिलने आया था, आजम साहब की खैरियत लेने आया था, मैं 2 साल उनसे जेल में मिल नहीं पाया, इसी को लेकर आज मैं पहुंचा हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि सारी बातें आप ही खुद ही डिसाइड कर लेंगे। अब आगे आने वाला वक्त ये बता रहा है कि जो शिकवे गिले हैं आजम खान के, अगर वो मिट जाएंगे तो कभी ना कभी मुहिबुल्लाह नदवी भी आजम खान से मिलने फिर पहुंच जाएंगे। वो कहीं ना कहीं जो उनके अंदाज था अखिलेश यादव जी का, जो वो बार बार कहना चाह रहे थे, वो ये कहना चाहते थे कि कहीं ना कहीं मैं आज अकेले आया हूं, हो सकता है कि वो दोबारा आए तो मुहिबुल्लाह नदवी जो रामपुर के सांसद हैं उन्हें भी दोबारा लेकर आए आजम खान के आवास पर। लेकिन वाशिक, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 2027 में विधानसभा चुनाव हैं यूपी में, और 2027 से पहले भी कई महत्वपूर्ण मौके ऐसे आने वाले हैं। क्या लगता है एक नई रणनीति समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव और आजम खान मिलकर, क्योंकि अभी भी अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई झूठे मुकदमे उन पर लगाए गए थे और उसी की सजा वो अभी तक भोग रहे थे, तो क्या लगता है क्या एक नया नैरेटिव यूपी में नजर आएगा चुनावी, अगर हम सरगर्मी की बात करते हैं तब? देखिए, आज की जो आजम खान और अखिलेश यादव की जो ये बैठक है, जो 1.5 घंटे ये बैठक चली है, 1 से 1.5 घंटे, ये एक पर्सनली बैठक है। आजम खान ने जिस तरीके से कहा था अखिलेश यादव और आजम खान के बीच कोई तीसरा नहीं होगा, उसी को लेकर जो सियासी गलियारे हैं उसमें भी गर्मी बहुत तेज हो गई है। और 2027 के चुनाव की जो मैंने जिस तरीके से आपसे सुबह भी कहा था, एक तस्वीर सामने साफ होगी, वही तस्वीर कहीं ना कहीं साफ होती नजर आ रही है। 2027 के चुनाव को लेकर जिस तरीके की रणनीति बनी है, वही कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के जो बोल थे, उन्होंने कहा यह बहुत पुराना दर्द है और आजम का बहुत पुरानी बुनियाद है समाजवादी पार्टी की। तो आजम खान के ऊपर ही काफी उन्होंने जिस तरीके से जिम्मेदारी भी रखी है, कहीं ना कहीं जो अब 2027 का चुनाव है, खासकर जिस तरीके से आजम खान जो उपचुनाव हुए, जिस तरीके से एमपी सांसद मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट मिला, उसको लेके काफी सारा नाराजगी है आजम खान में, उसको भी लेकर कहीं ना कुछ शिकवे गिले जो हैं वो कहीं ना कहीं आजम खान के खेमे में नजर आ रहे हैं, आजम खान के समर्थक में नजर आ रहे हैं। हाँ। ये भी हो सकता है 27 हालांकि अब समाजवादी पार्टी में आजम खान का इन्वॉल्वमेंट या उनकी भूमिका क्या रहती है वो काफी दिलचस्प भी होने वाला है और उतना ही महत्वपूर्ण भी होगा। बहुत शुक्रिया वाशिक आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हुए आपको बताएं, जहां पटना में बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक लगातार जारी है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी है। उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई जा सकती है, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है और ये बड़ी बैठक है, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक जो लगातार पटना में जारी है। पटना में बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक हो रही है, जिस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में मौजूद हैं। लेकिन इस बैठक के बाद हो सकता है कि उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगे और फिर आने वाले कुछ ही दिनों में फिर पहली लिस्ट भी एनडीए की ओर से जारी कर दी जाए। लेकिन एनडीए की लिस्ट जारी हो उम्मीदवारों की, उससे पहले ये बैठक और इसके क्या मायने हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई जा सकती है, तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है जो अभी हो रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो ये कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीटों को लेकर बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि हम मान्यता प्राप्त सीटें मांग रहे हैं, हम बस ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी को मान्यता मिले। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बयान देते हुए ये कहा है कि सीटों को लेकर हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, कोई उलझन नहीं है, हम मान्यता प्राप्त सीटें ही मांग रहे हैं और हमारी मांग भी उतनी ही है, यानी बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी को मान्यता प्राप्त हो जाए, इसके लिए पर्याप्त सीटें चाहिए। के पार्टनर को मैंने बोल दिया है कि सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है, हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई
हम मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं। हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं, यही मेन डिमांड है। अगर सर नहीं मिलती होगी सीट तो क्या तो पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम एक पार्टी में एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ रहेंगे। तो वहीं एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबरों पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बयान दिया और ये कहा कि जीतन राम मांझी नाराज हों या कोई और, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई फर्क पड़ता है। लेकिन बिहार की जनता मौजूदा सरकार से बेहद नाराज है, त्रस्त है और गुस्से में है। बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, नई सरकार चाहती है। लोग सरकार बदलने का काम जरूर करेंगे। जो है कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिहार की जनता इस मौजूदा सरकार से बेहद नाराज है, गुस्से में है। और इस बार बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, नया सरकार चाहती है और नया बिहार चाहती है। इस बार सभी लोग मिलकर के बिहार के जो इस मौजूदा सरकार से नाराज है, सब लोग जो है बिहार बदलने का, सरकार बदलने का काम करेंगे। और इसी बीच अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए आपको बताया जहां केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक दोपहर 2:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। एआईसीसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की अध्यक्षता यहाँ पर देखने को मिली और आपको बताएं कि उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक रही। जो मौजूदा और पूर्व विधायकों को टिकट किस प्रकार देना है, किसका टिकट कटेगा, किसको टिकट मिलेगा, किसको दोबारा मौका मिलेगा या किसको नहीं मिलेगा, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। जहां लगातार बिहार चुनाव, अब चूंकि तारीखें आ चुकी हैं, लेकिन एक तरफ महागठबंधन है जो लगातार बैठकों का दौर खेमे में जारी है और टिकटों के बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर लगातार ये बैठकें जो है वो चल रही हैं। तो बिहार चुनाव के लिए अभी सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। एनडीए का कहना है महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन चल रहा है। चिराग पासवान ने 40 सीटें मांगी हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। चिराग पासवान से बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी मिलेंगे। तो बीजेपी जेडीयू ने 22 से 24 सीटें ऑफर की हैं फिलहाल चिराग पासवान की पार्टी को, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि चिराग पासवान जो हैं वो 40 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन एनडीए जो है वो 20 से 24 सीटें देने के लिए राजी है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ पटना से नीलकमल मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिल्ली का रुख करें तो दिल्ली से हमारी सहयोगी कनिका लगातार बनी हुई है। सबसे पहले मैं पटना का ही रुख कर लेती हूं क्योंकि वहीं पर लगातार बैठकों का दौर नीलकमल जारी है। फिलहाल जो बैठकें चल रही है, एक तरफ एनडीए की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी महागठबंधन की बैठक चल रही है। अभी सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर दोनों खेमों में पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल, देखिए जहां एनडीए के खेमे में चिराग पासवान ने 40 सीट की मांग की है, वहीं सूत्र यह बताते हैं कि महागठबंधन की बैठक जो रात में कल हुई थी, देर रात तक चली थी बैठक, उसमें वीआईपी के मुकेश सहनी ने भी 40 सीट की डिमांड की है। महागठबंधन में तो 40-40 का जो सीट का जो आंकड़ा है, ये दोनों गठबंधन के बीच में चल रहा है। अब इससे कैसे पार पाएगा महागठबंधन और एनडीए, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आज जो हमें सूत्र से जानकारी मिली है कि बीजेपी के जो बिहार प्रभारी है विनोद तावड़े और जो चुनाव प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान, उनके साथ कई वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा चूंकि दिल्ली में है वो शाम तक आ जाएंगे, और चिराग पासवान जो खगड़िया में है, चूंकि उनके पिताजी रामविलास पासवान की बरसी थी, वो खगड़िया में है, देर शाम तक वो भी लौट आएंगे। उसके बाद इन सारे नेताओं की एक बैठक होगी। जो 40 सीट चिराग पासवान मांग रहे हैं उनको समझाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 102 और 101 ये तो सेट हो चुका है। जेडीयू 102 सीट पे लड़ेगी, बीजेपी 101 सीट पे लड़ेगी, यानी 243 आउट ऑफ 243 में
203 सीटों का बंटवारा तो हो चुका है। जो रेस्ट 40 बचे हैं उनमें से 3 घटक जल जो है वो उसमें जीतन राम मांझी को 10 सीटें देने की बात कही गई थी। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के हालांकि ये बड़ी चुनौती दोनों ही खेमों में है। चाहे हम एनडीए की बात कर ले, एनडीए में भी बड़ी चुनौती है कि वो अपने सहयोगी दलों को कैसे साथ लेकर या फिर उन्हें सीटों पर राजी करके आगे बढ़ती है। कनिका का मैं रुख कर लेती हूँ। कनिका, न केवल पटना में बैठकों का दौर जारी है बल्कि रूपरेखा तो दिल्ली में ही तैयार हो रही है और यहीं पर मुहर लगाई जा रही है। लगातार यहाँ पर चुनाव से संबंधित बैठकें चल रही है दोनों ही खेमों में। अगर हम एनडीए की बात सबसे पहले करें तो चिराग पासवान चूंकि 40 सीटें मांग रहे हैं, कल उनकी मुलाकात भी हुई थी। इसके अलावा अगर हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं तो वो भी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। हालांकि ज्यादा सीटें देने पर कोई सहमति फिलहाल बनी नहीं है। एक तरफ जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमें तो उतनी सीटें चाहिए जितनी हम मान्यता प्राप्त पार्टी बन सके। यानी सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने कंडीशंस हैं, लेकिन इन कंडीशंस को फुलफिल करना ये आला कमान के हाथ में एक बड़ी चुनौती एनडीए की तरफ से होने वाली है। देखिए, बिल्कुल लगातार एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए में चाहे जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, लगातार सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान साफ तौर पे कह रहे हैं कि 40 से नीचे समझौता नहीं करेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो लगातार जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमें उतनी सीटें कम से कम दी जाए जिसमें हमारी पार्टी की मान्यता प्राप्त हो सके। तो लगातार जो है इस बार महागठबंधन में अगर हम देखें तो एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो है लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में चाहे वो सीपीआईएम हो या वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी हो, वो भी लगातार जो है प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर भी अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय नहीं हुआ है। जो मुसीबत या जो कठिनाई एनडीए में है वही इंडिया गठबंधन में भी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो मुकेश सहनी है वो 2 शर्त रख रहे हैं। उनकी पहली शर्त ये है कि 40 सीटें जो है वीआईपी को दी जाए, लेकिन उसके अलावा उनको डिप्टी सीएम के लिए उम्मीदवार बनाया जाए, यानी कि अनाउंस किया जाए। इसके अलावा जो सीपीआईएमएल है, जिसने 2020 में अच्छा प्रदर्शन किया महागठबंधन में, कम से कम अगर देखा जाए तो पूरे महागठबंधन में 60% स्ट्राइक रेट था सीपीआईएमएल का, वो भी लगातार ये बोल रहे हैं कि 40 सीटें हम मांग रहे हैं लेकिन 30 से नीचे हम समझौता नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में लेफ्ट की पार्टी और वीआईपी लगातार जो है आरजेडी पे दबाव बना रही है। अब जो मामला फंसा हुआ है वो क्योंकि वीआईपी है वो प्रेशर बना रही है। वहीं एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो है वो लगातार सीटों का दबाव बना रहे हैं। लेकिन बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एनडीए में अगर हम बात करें तो जेडीयू और बीजेपी के बीच में सीट शेयरिंग लगभग तय है। जैसे कि बताते नीलकमल जी आपको कि 40 सीटें बची हुई हैं, हाँ। जिसमें किसको कितना फर्क लेकिन साथ ही साथ आला कमान को और पार्टी के जो नेतृत्व है उनको ये भी देखना होगा कि बीते चुनाव में 2015 हो या 2020 का चुनाव हो, उसमें उन तमाम पार्टियों का प्रदर्शन क्या रहा, क्या रिपोर्ट कार्ड रहा। नीलकमल का एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ। नीलकमल, ये काफी महत्वपूर्ण है कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अब पार्टियों को मौका दिया जाएगा, ये नेतृत्व मौका उनको देगा। चिराग पासवान, क्योंकि बीते बार अगर हम बात करें विधानसभा में तो भले ही उनका जो जीत का प्रतिशत था पार्टी का चिराग पासवान की वो भले ही लगभग 6% का रहा हो, लेकिन 1 सीट आई थी। लेकिन उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अब सीट बंटवारा होगा और ये काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है नीलकमल, आप अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कनिका, आपका भी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा इस पर। और अब तीसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। दरअसल आईपीएस पूरन के सुसाइड नोट में बड़ा खुलासा हुआ है। जातिवाद, भेदभाव और उत्पीड़न के आरोप उन्होंने सुसाइड नोट में लगाए। 9 पन्नों का सुसाइड नोट, जिसमें कई अधिकारियों के नाम भी लिखे गए। सुसाइड नोट में 7 से 8 अधिकारियों के नाम थे, ये बड़ी बात है। बाकायदा उन्होंने नाम लिखे, उन्होंने वो पूरा टेन्योर लिखा, भ्रष्टाचार और किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा था, जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा था, और जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे या ईमानदारी को एक ढाल बनाकर चल रहे थे, लेकिन बाकी जो अधिकारी थे वो कैसे उनकी ईमानदारी को एक मोहरा बनाकर उन्हें रोकने का काम कर रहे थे, ये भी उन्होंने जिक्र किया है सुसाइड नोट में।
और इसी पर अधिक जानकारी के साथ शैंकी जिंदल मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। शैंकी, जरा बताइएगा फिलहाल के अपडेट के बारे में, क्योंकि सुसाइड नोट में कई बड़े खुलासे हुए हैं जो आने वाले समय में सबूतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँ हरियाणा के अंदर जिस तरह से एक आईपीएस अफसर का सुसाइड नोट लिखा जाना और जिस तरह से अपने आप की आत्महत्या करना एक बहुत बड़ी एक खबर कह सकते हैं हरियाणा के अंदर, क्योंकि आईपीएस पूरन की सुसाइड मिस्ट्री जो है अब जिस तरह से उनके खुलासे होते जा रहे हैं सुसाइड नोट को लेकर, वो एक चुकाने वाली बात। लगातार पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन फोरेंसिक का कहना यह है कि जब तक खुलासे की जांच नहीं हो जाती तब तक इस जांच के जो सारे पहलू हैं वो अभी तक पूरी तरह से पब्लिकली नहीं होने चाहिए। क्योंकि सवाल इस बात का खड़ा होता है कि आईपीएस पूरन की जो सुसाइड मिस्ट्री है उसके लिए सुसाइड मिस्ट्री के अंदर वो जो एलिगेशन लगाया है उन्होंने अफसरों के ऊपर, वो अफसरों के ऊपर जिन जिन 2 आईपीएसों के या फिर आईएएस के या अन्य किसी तरह के अधिकारियों के नाम होंगे, उसका कारण क्या है, या किसी दबाव के कारण या इस तरह का उन्होंने सुसाइड किया है। क्योंकि लगातार आपने देखा हो तो इनको पदोन्नति को लेकर, प्रमोशन को लेकर या फिर आवास को लेकर लगातार ये हरियाणा के अंदर आवाज उठा रहे थे, और इन्होंने ये भी कहा था कि एक अधिकारी एक आवाज की नीति भी बननी चाहिए। क्योंकि हरियाणा के अंदर लगातार ये आईपीएस पूरन का कहना ये है कि जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी पर जब सिस्टम में लड़ते लड़ते सिस्टम से हार मान लेते हैं तो कुछ इसी तरीके से फिर कदम उठाने पर मजबूर अधिकारी हो जाते हैं, जिससे आम जनता के बीच में भी और प्रशासनिक अमले के अंदर जो विश्वास पैदा होना चाहिए उसको लेकर भी कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। बहुत शुक्रिया शैंकी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चौथी बड़ी खबर का रुख करते हुए अब आपको बताएं, जहां मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां जिले के कोयलांचल में जहरीला सिरप पी जाने से किडनी फेल होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 3 बच्चों की मौत की खबर भी सामने आई, जिससे छिंदवाड़ा की हर आंख में आंसू छलक उठे हैं। मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को तामिया के जूना पानी की धानी, जामई के जयूषा और रिधोरा के वेदांश पवार की नागपुर के अस्पताल में मौत हो गई है। जहरीले कोल्ड कफ सिरप पी लेने से मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 19 हो चुका है। और अभी भी अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभी भी 9 बच्चे गंभीर हालत में नागपुर के अस्पतालों में भर्ती हैं। तो किडनी संक्रमण से और किडनी फेलियर से प्रभावित नागपुर के अस्पतालों में छिंदवाड़ा के 9 और बैतूल के 2 बच्चों का इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। लगातार जो मरने वालों का आंकड़ा है, मृतकों का आंकड़ा है, वो बढ़ता जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर हालांकि बैन लगा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी कई तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। सरकार भी इस पर ठोस कदम उठा रही है। तो मध्य प्रदेश से कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को लेकर एक बड़ी खबर है, जिससे बीते दिनों से लगातार मौत के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। छिंदवाड़ा में नकली कफ सिरप पी लेने से किडनी ज़्यादा प्रभावित है और किडनी फेलियर के कारण कई बच्चे अभी जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। तो छिंदवाड़ा में दरअसल जहरीला कफ सिरप पी लेने से अब तक 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालांकि अलग अलग शहर है मध्य प्रदेश में जहां पर इसका असर जो है वो दिखाई दिया है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने को लेकर दरअसल ये बड़ी खबर है। छिंदवाड़ा में नकली कफ सिरप पी लेने से 3 बच्चों की मौत की खबर है। और कुल मिलाकर जहरीला कफ सिरप पी लेने से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो अलग अलग शहरों के आंकड़े मिलाकर देखें 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। और अभी भी 9 बच्चों की हालत बेहद गंभीर है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, जो मौत और जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि इनका जिम्मेदार कौन है। सरकार हालांकि इस पर तमाम तरह की एडवाइजरी जारी कर चुकी है। और इसी से जुड़ी हुई एक दरअसल एक बड़ी खबर इसी बीच आप तक साझा करें। दिल्ली हाई कोर्ट से आज की बड़ी खबर है। समीर वानखेड़े की याचिका पर रेड चिलीज को नोटिस दिया गया है। हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स को भी नोटिस जारी किया है। समीर वानखेड़े ने मानहानि का यानी डिफेमेशन का मुकदमा दायर किया था। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स के खिलाफ दायर किया था मुकदमा। अदालत ने दोनों कंपनियों के खिलाफ अब समन भी जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक साझा की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप जान लीजिए। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट से आज की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर
अदालत ने दोनों कंपनियों के खिलाफ समन जारी कर दिया है। समीर वानखेड़े की याचिका पर रेड चिलीज को नोटिस जारी किया है। समीर वानखेड़े ने नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज को दरअसल डिफेमेशन की याचिका दायर की थी अदालत में, कोर्ट में, जिस पर फैसला लेते हुए, जिस पर आदेश देते हुए फिलहाल समन जारी किया गया है दोनों ही कंपनीज को। तो अदालत ने दोनों कंपनियों के खिलाफ समन जारी किया है और रेड चिलीज को भी ये समन जारी किया गया है, नेटफ्लिक्स को भी ये समन जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। इस वक्त की ये अहम और महत्वपूर्ण खबर आप जान लीजिए, जहां नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज को और नेटफ्लिक्स को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पर अब दोनों ही कंपनियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। तो आर्यन खान के शो में दरअसल मानहानि का केस जो है वो समीर वानखेड़े की ओर से दायर किया गया था। इसी पर अधिक जानकारी के साथ अली शरर का रुख कर लेते हैं। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लगातार अली, इस पूरे मामले में जो तब्दीलियां हैं वो होती नजर आ रही है। अब अदालत ने दोनों ही कंपनियों को उनके खिलाफ समन जारी कर दिया है। ये आने वाले समय में दोनों कंपनियों के लिए मुश्किल है। देखिए बिल्कुल मनीषा, आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े ने जो याचिका दायर की थी दिल्ली हाई कोर्ट में, आज उसी पर सुनवाई हुई और 7 दिन के अंदर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आरोप लगाया गया है समीर वानखेड़े की तरफ से कि इन्होंने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है। जो पहले आर्यन खान के साथ हुआ था उसी को पूरी तरह से फिल्म में दर्शाया गया है। और साथ के साथ जो कंपनी है वो गौरी खान और शाहरुख खान के नाम पे है, रेड चिली, उस कंपनी के खिलाफ बाकायदा नोटिस जारी किया गया है और इंटरटेनमेंट पूरी कंपनी है। अब जवाब मांगा गया है कि आने वाले 7 दिन के अंदर आपको जवाब देना है। 2 करोड़ रुपए की पूरी ये मानहानि का दावा किया गया है समीर वानखेड़े की तरफ से, लेकिन अब 30 अक्टूबर को इस पूरे मामले में दोबारा सुनवाई होनी है। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।